पता है मोबाइल। चलिए ठीक है ना, सही है। चलिए ऊपर से देख लीजिए थोड़ा सा इसको। ये शिक्षकों के लिए है और आप पढ़ाई कर रहे हैं किसके लिए, शिक्षक बनने के लिए, तो आपको आना चाहिए, है कि नहीं। इकाई 2 इलेक्शन रिजल्ट फॉर लोकसभा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सीट दी गई हैं, ठीक है, और यहाँ पर कांग्रेस को कितना सीट मिली है और अलग अलग पार्टियों को कितना कितना सीट मिली है उसका दिखा रहा है, इससे नहीं मतलब है, शिक्षकों के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाता है, जो अलग कलर से दिया गया है प्रश्न बनने की संभावना सबसे अधिक कहाँ है, वहीं से है, ठीक है। और अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं कि उसमें जो क्वेश्चन बना है, जो अलग कलर के जो पेज हैं उसी के कॉन्सेप्ट से बना हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम बात करें, आवाज तो सुनाई दे रही है ना, बात करें, बोला है कि कक्षा 6-7 की पाठ्य पुस्तकों में शासन व्यवस्था के बारे में बात की गई थी, ठीक है, की गई थी, सब लोगों ने देखा। यह उसी क्रम में अगली कड़ी है, लिहाजा अब तक जिन विचारों पर चर्चा की गई है उनको संक्षेप में दोहरा लेना अच्छा रहेगा, खास तौर से निर्वाचन, प्रतिनिधित्व और सहभागिता से जुड़े विचारों को, ठीक है। संक्षेप में आप दोहरा रहे हैं किसको भाई, निर्वाचन को, प्रतिनिधित्व को और क्या, सहभागिता। अगर कक्षा में वास्तविक जीवन के उदाहरणों का इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे इन विचारों को और अच्छी तरह से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। समझिएगा, यहां से प्रश्न है, कक्षा में वास्तविक जीवन के उदाहरणों को इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे इन विचारों को अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि आप कक्षा 8 की अध्यापिका हैं और आपको निर्वाचन से संबंधित चीजों के बारे में समझाना है तो आप बच्चे को किस तरीके से समझाएंगे, समझ में आ रही बात कुछ। तो आप प्रयास करेंगे क्या कि जो भी आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं वास्तव में उसके वास्तविक जीवन से उदाहरणों को क्या करिए, उठाइए और फिर बच्चे को क्या करिए, समझाइए। बच्चा इस तरीके से अच्छे से समझेगा। अब वो बोल देगा कि टीवी दिखाकर, मैच दिखाकर, ऐसा मतलब अलग अलग वो डिफरेंट डिफरेंट वो बना सकता है ऑप्शन, लेकिन वास्तव में जो सही ऑप्शन होगा वो कौन होगा, वास्तविक जीवन के उदाहरणों को क्या करके उठाकर। समझ में आ रही बात। टेलीविजन रिपोर्टों का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, टेलीविजन रिपोर्ट का भी इसमें क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया। सिर्फ आप लेक्चर दे देंगे बच्चे को तो बच्चा अच्छे से नहीं समझ पाएगा। बच्चे को तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आप उसके क्वेश्चन को उसके वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे। समझ में आ रही बात। अध्याय 3 में संसद के कुछ कार्यों पर चर्चा की गई है। देखिए इस संसद क्या करती है, संसद कानून निर्माण का काम करती है। किसका काम करती है, कानून निर्माण का काम करती है। कौन, संसद कानून निर्माण का कार्य करती है, ठीक है। तो संसद के कुछ कार्यों पर चर्चा की गई है। ये कार्य संसदीय लोकतंत्र की विचार से किस तरह जुड़ते हैं, इस बात पर खास जोर दिया जाना चाहिए। इसलिए नागरिकों की अहम भूमिका को समझना और विद्यार्थियों को इसके बारे में अपनी राय व्यक्त करने का मौका देना बहुत महत्वपूर्ण है। कई विद्यार्थी राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में सनक भरा या नाउमीदी का रवैया लिए होते हैं। ऐसी सूरत में शिक्षक के तौर पर आपकी भूमिका इस निराश को खारिज करने या बच्चों के सुर में सुर मिलाने की नहीं होगी, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर जो आप शिक्षक हैं तो आपके अंदर निराश की भूमिका नहीं होनी चाहिए। यदि कोई बच्चा प्रश्न पूछ रहा है
तो आपके अंदर निराश की भूमिका नहीं होनी चाहिए। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि बच्चों के सुर में सुर मिलाकर आप बोले। अगर जो बच्चे कहते कि सर ऐसे होता है क्या, तो आप बोल हाँ ऐसे ही होता है, ऐसा आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। हाँ, आप उसे समझाने की कोशिश करेंगे और समझाने के लिए सबसे बेहतर विकल्प यही है कि आप उसके वास्तविक जीवन से प्रश्न को क्या करें, मतलब उदाहरण को उठाएं और उसे समझाने की कोशिश करें, ठीक है। यह बताना है कि संविधान का सही उद्देश्य क्या है। अध्याय 3 में कानूनों की समझ भी केंद्रित है। कानूनों की समझ पर भी क्या है, केंद्रित है। बच्चों को कानूनों के बारे में विशेष जानकारी नहीं होती, बात सही है। बच्चों को कानूनों के बारे में जानकारी होती है क्या, नहीं। कानूनों के बारे में उन्हें समझाने के लिए ज्यादातर उदाहरण उनके आसपास के माहौल से लेने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात, उदाहरण कहां से लेने पड़ेंगे, आसपास के माहौल से लेने पड़ेंगे, तभी वे यह समझ सकते हैं कि कानून सबके लिए क्या है, बराबर है, बराबर है। अध्याय 3 में दिए गए चित्र कथा पट्ट में बताया गया है कि नया कानून किस तरह बनता है। इस चित्र कथा पट्ट का मुख्य जोर संसद में चलने वाली प्रक्रियाओं पर नहीं है, ठीक है। यह इस बात को दर्शाता है कि किसी महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे को कानून का रूप देने में आम लोग कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। इस अध्याय में उल्लिखित कानूनों के अलावा आप किसी नए विचाराधीन प्रस्तावित कानून का भी उदाहरण दे सकते हैं, ताकि विद्यार्थी उसके संदर्भ में लोगों की भूमिका को समझ जाए। अध्याय के आखिर में अलोकप्रिय कानूनों की चर्चा की गई है। इसका मतलब ऐसे कानूनों से है जो आबादी के कुछ हिस्सों के मौलिक अधिकारों को बाधित करते हैं। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे समूह दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण दिखने वाले कानूनों का विरोध किया था। कोई कानून किस आधार पर अलोकप्रिय हो सकता है, इस बात की चर्चा के लिए इतिहास के इन उदाहरणों का सहारा ले विद्यार्थियों को भारतीय संदर्भ में ऐसे और उदाहरण ढूंढने और अध्याय 1 में दिए गए मौलिक अधिकारों की कसौटी का इस्तेमाल करते हुए कक्षा में उन पर चर्चा करने का मौका दें। बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए, ठीक है। बच्चों को किसी भी क्रियाकलाप के लिए क्या दिया जाना चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ा रहे हो, बच्चों के लिए ही पढ़ा रहे हो, ठीक है। चलिए, संसद तथा कानूनों का निर्माण, ठीक है। देखिए, हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। ये बात सही है क्या, लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति महत्व जैसे विचारों को, आपसी संबंध को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यही वे तत्व हैं, ठीक है। हम इस अध्याय में क्या समझेंगे भाई, ठीक है, सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की क्या सहमति है, उसी के महत्व के बारे में हम क्या करेंगे, समझेंगे। यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है, इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। तो अगर जो आपसे पूछा जाएगा कि संविधान का केंद्रीय तत्व कौन है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक कौन है, संसद। और संसद क्या करता है भाई, एक कानून निर्माण का कार्य करता है, ठीक है। संसद क्या करता है, कानून निर्माण का काम करता है। और संसद में बैठने वाले जो लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सांसद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सांसद। और प्रधानमंत्री भी क्या होते हैं, एक सांसद ही होते हैं। प्रधानमंत्री भी एक क्या होते हैं, सांसद। अभी आपके प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, श्री 1008 नरेंद्र मोदी जी महाराज, यही है ना। ये कहाँ के सांसद हैं, बनारस से, ठीक है। तो एक पीएम भी क्या होता है, सांसद होता है। और सांसद कहाँ बैठते हैं, संसद में। और संसद क्या करती है, कानून निर्माण का कार्य करती है। और संसद है क्या, तो संविधान का केंद्रीय तत्व है।
ठीक है, संविधान का केंद्रीय तत्व है और लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। कौन? संसद। देखिए ये संसद है, ये नया वाला संसद है। ठीक है, ये नया वाला संसद है। वो जो पीछे दिखाई दे रहा है वो क्या है? पुराना वाला, ये नया वाला। ठीक है, संसद तथा कानूनों का निर्माण। ठीक है, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? अब यहां से आपकी बात स्टार्ट हो जाती है, समझने वाली बात है, प्रश्न बनते रहते हैं यहां से। देखिए यहां पर प्रचार किया गया इलेक्शन में। हाँ ठीक है, अब यहाँ ईवीएम भी है। हाँ हाँ, बेचारे देख रहे हैं। हाँ, पहले तो प्रचार होता था कि सब गाना गवाते थे ना कि केतु पर ओटवा मराई रे ललमुनिया का माई, नहीं है कि नहीं ऐसा कुछ था। लेकिन यहाँ पर पंपलेट से प्रचार किया गया है। ये देख रहे हैं कि बीजेपी का कमल का निशान कहाँ है। ठीक है, उसी पर क्या करना है? दबाना है। इनको ये नहीं पता है कि चाहे बटन कोई भी दबाएंगे जाएगा कहाँ? बीजेपी को जाएगा। देखिए जैसा कि हम जानते हैं भारत 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? आजाद हुआ। सही बात है, सबको पता है। यही कारण है कि भारत 15 अगस्त को क्या मनाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पाकिस्तान कब मनाता है? 14 अगस्त को। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पाकिस्तान यहाँ पर है और भारत कहाँ है? यहाँ पर। समझ में आ रही बात? तो भारत का जो मानक समय है, वास्तव में जो विभाजन हुआ था 12:05 पर रात में हुआ था। विभाजन कब हुआ था? रात में 12:05 पर हुआ था। लेकिन उस समय पाकिस्तान में क्या बज रहा था? पाकिस्तान में यहां से आधा घंटा पहले समय बज रहा था। इसका मतलब कि 14 अगस्त हो रहा था पाकिस्तान में और भारत में क्या हो रहा था? 15 अगस्त हो रहा था। समझ में आ रही बात? हाँ, तो यही कारण है कि पाकिस्तान क्या करता है? 14 अगस्त को मनाता है और भारत, आपको मैं पढ़ा चुका हूं। जब मैं आपको समय निकालना बता रहा था कि कोई देश इस देशांतर पर स्थित हो तो वहां पर क्या बज रहा होगा, नहीं? ठीक है, तो आपका देश यहां पर है और पाकिस्तान का यहां पर है, तो पाकिस्तान का जो समय होगा यहां के समय की अपेक्षा पहले होगा। समझ में आ रही बात? हाँ, तो पाकिस्तान में 14 अगस्त हो रहा था और भारत में 15 अगस्त। यही कारण है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भारत मनाता है और 14 अगस्त को कौन मनाता है? ये प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, इस आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। ये बात सही है क्या? इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। ठीक भाई, कोई भी ऐसा धर्म नहीं था जो इसमें अपना हिस्सा ना लिया हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, ईसाई तो छोड़िए, है कि नहीं? कोई भी जाति का हो, ठीक है, सभी जाति के लोगों ने क्या किया था? यहाँ पर मुहिम चलाई थी, मुश्किल संघर्ष किया था अपने देश को आजाद करने के लिए। ये बात सही है क्या? तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया था। सही बात है। हाँ, एक किसान भी भाग लिए थे, पढ़े लिखे वर्ग भी भाग लिए थे, है कि नहीं? गरीब भी, अमीर भी, हर पृष्ठभूमि के लोगों ने क्या किया था? इसमें भाग लिया था। वे स्वतंत्रता के समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। औपनिवेशिक का मतलब कि जब कोई देश किसी देश के अधीन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं औपनिवेशिक देश। जैसे भारत अंग्रेजों के क्या था? अधीन था, तो भारत क्या हो गया? औपनिवेशिक हो गया। तो जब आप किसी के गुलाम होंगे तो क्या आपको उस व्यक्ति से डर नहीं लगेगा? कोड़े मारे जाते हैं। ठीक है, ये जितनी रेलवे पटरियां हैं, रेलवे पटरियों को कंधों पर उठाकर लोगों ने क्या किया? रखा।
कंधों पर उठाकर, इतनी ऊंची ऊंची रेलवे पटरियां बनी हुई हैं, उनको लोगों ने सर पर मिट्टी उठा उठा कर ले जाकर पाट पाट कर क्या किया है, उतना ऊंचा किया है। समझ में आ रही बात? और इसके लिए उनको पैसे नहीं दिए जाते थे। समझ में आ रही बात? जब पैसे नहीं दिए जा रहे थे इसका मतलब शोषण हो रहा था। तो हर व्यक्ति चाहेगा कि जो हमारा शोषण हो रहा है ये शोषण न हो, इसलिए ये चाहते थे कि हम अंग्रेजों से क्या हो जाएं, आजाद हो जाए। और इसलिए ये तबके भी क्या किए, स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लिए बढ़ चढ़। समझ में आ रही बात? वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। ठीक है, आपको जो आप जिस भूमि पर आप खेती करते थे, चाहे खेती हो चाहे न हो, टैक्स आपको देना पड़ता था। टैक्स आपको देना पड़ता था। ठीक है, और टैक्स नहीं दे पाओ तो खाओ क्या, कोड़े, है कि नहीं? खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे पेश करने लगे। ये कब? जब स्वतंत्रता आंदोलन जब आया, स्थिति बदलने लगी, तो लोग खुलेआम ब्रिटिश सरकार की क्या करने लगे, आलोचना करने लगे। 1885 में यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। ठीक है, वास्तव में ठीक है, आईएनसी की स्थापना होती है। किसकी? आईएनसी की स्थापना होती है कब? 1885 में। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम, इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। इनके द्वारा आईएनसी बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या होती है, स्थापना होती है मुंबई में। कब? 1885 में। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। हालांकि ये भी अंग्रेजी थे, इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, शिमला का साधु कहा जाता है। ये भी अंग्रेजी थे, लेकिन इनको डर था कि यहाँ के लोग एक साथ बौखलाकर खड़े हो जाएंगे तो अंग्रेजों की सिट्टी बिट्टी क्या हो जाएगी, गुम हो जाएगी। इससे अच्छा है कि कुछ यहाँ के लोगों को धीरे धीरे कंट्रोल में करने के लिए कुछ न कुछ नया किया जाए। और फिर इन्होंने क्या किया, आईएनसी की स्थापना की। कब? 1885 में। ठीक है, मुंबई के अंदर। तो 1885 में किसकी स्थापना होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की और विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। इन्होंने ये बोला कि जो सरकार चल रही है इसके अंदर भारत के भी क्या होने चाहिए, निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। ठीक है, उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। भारतीयों को भी बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बना? 1909 में बना। में कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी। लेकिन इनमें सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोगों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती है। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। ठीक है, देखिए, जब आपका देश आजाद नहीं था तो उससे पहले क्या आप वोट देते थे? क्या आप वोट नहीं देते थे? आपने वोट देना तो कब स्टार्ट किया? 1951-52 में ना। 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ था। 1951 में शुरू हुआ था, 1952 तक चला था। ठीक है, तो 1951-52 में पहला आम, और यहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बने। और राष्ट्रपति किसको बनाया गया था? हाँ, तो उससे पहले आप वोट नहीं डाल सकते। देखिए, जब आप वोट नहीं डालेंगे तो इसका मतलब कि आपका अधिकार अपने ही देश में क्या है, शून्य है।
और अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए आपको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। और उसी अधिकार के लिए यहाँ पर क्या हो रही है, लड़ाई। जब वोट डालने का अधिकार रहेगा तभी तो आप कौन सही है कौन गलत है उसके खिलाफ आप वोट करेंगे। समझ में आ रही बात, ये चीज होता है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि ये तो हो गया था ना। अब यहां पर एक चीज देखिए, पढ़ने की बात करें, ईवीएम। ठीक है, चित्र में यहां पर एक बुढ़ऊ देख रहे थे ना, मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है। ठीक है, 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता था। समझिए, ईवीएम क्यों लाया गया था? ईवीएम इसलिए लाया गया था कि जो मतपत्र होते थे उनको बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों की क्या करनी पड़ती थी, कटाई। ईवीएम आने की वजह से उन पेड़ों की कटाई नहीं हुई। समझ में आ रही बात? और आसान भी था। क्यों? क्योंकि मतपत्रों पर वोट करने की वजह से जो स्याही थी, स्याही हो जाने की वजह से वहां पर क्या हो जाता था, बेकार हो जाता था वोट। ठीक है, बेकार हो जाता था वोट। लेकिन इसमें वोट क्या होगा, बेकार नहीं होने, मतलब बेकार होने की संभावना बहुत ही क्या हो गई, कम हो गई। उसमें बेकार होने की संभावना ज्यादा होती थी। भाई आप ऐसे कोई वोट दिया है क्या, पत्र पर वोट दिया है कोई? हाँ, आप दिए हैं मतपत्र पर? ईवीएम से ना ऐसे दिए होंगे जाके। ठीक है, वहां पर इस तरीके से क्या करेगा, वो रहेगा, और उस पर जिस पर आप वोट देना चाहते तो वहां पर आप क्या करेंगे, और फिर उसे क्या करेंगे, और फिर बक्से में डालेंगे। तो स्याही क्या होती थी, चिपक जाती थी, और चिपकने की वजह से वोट क्या हो जाता था, खराब हो जाता था। तो उसको खराब वोट को बाहर कर दिया जाता था। समझ में आ रही बात? लेकिन मतपत्र के लिए आपको क्या करने पड़ते थे, आपको इतने पेड़ों की क्या होती थी, कटाई होती थी, तब जाके क्या बनते थे, 8,000 टन कागज बनता था, और उस कागज का क्या होता था, इस्तेमाल। लेकिन ईवीएम आ जाने की वजह से ये क्या हो गए, इतने पेड़ बच गए, और इतने पेड़ हर साल मतलब हर 5 साल पर बचते गए। समझ में आ रही बात? ये छोटी बात नहीं है, एक बात क्या है, बहुत बड़ी है। यहाँ एक पेड़ तो लगता नहीं है, लेकिन लगता नहीं है तो कम से कम आप बचाए, है कि नहीं? और ईवीएम का इस्तेमाल सबसे पहले कब हुआ था, 2004 के आम चुनाव में। चुनाव तो 2019 से 51-52 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन ईवीएम का इस्तेमाल कब हुआ था, सबसे पहले 2004 में। ये बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, चलिए, यहां से कंसेप्ट भी समझ में आएगा, यहां से आपको फैक्ट भी निकल के आएगा। फैक्ट के क्वेश्चन 2 से 4 रहते हैं, कंसेप्ट के क्वेश्चन भरे भरे रहते हैं, पूरा पेपर में भरे रहते हैं कंसेप्ट के क्वेश्चन। ठीक है, सीटेड जूनियर स्पेशल। ठीक है, संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। मतलब सभी लोग क्या कर सकते हैं, वयस्क लोग, सभी वयस्क क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। सिद्धांत को अपना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिक को वोट देने का क्या है, अधिकार है। वयस्क नागरिक का मतलब कि जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से क्या हो गई है, ऊपर हो गई है, 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर हो गई है, वह व्यक्ति क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। ठीक है, वोट दे सकता है। पहले वोट मारने का जो समय था 21 वर्ष था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा घटाकर इसे क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया। समझ में आ रही बात? हाँ, लोग और उसके प्रतिनिधि, लोग और उसके प्रतिनिधि। इस फोटो में चुनाव कर्मचारी एक दुर्गम इलाके में, अच्छा ये नीचे है, सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रधान बिंदु है। देखिए, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को पढ़ने में जितना मजा आता है, ठीक है, उतना मजा रील्स देखने में नहीं आता है। ठीक है, रील्स देखने से आपको कोई चीज दिमाग में बैठती है क्या, बताइए? कोई चीज ऐसी हो जो आप रील्स में देखकर आप उसे आने वाले समय में उतार सको? उतारते हैं क्या कोई चीज? वो बोल देगा कि चावल को भिगो के मुंह पर लगाइए, ठीक है, उत्तरी कोरिया जैसा का हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे। अरे उत्तरी कोरिया की जलवायु कुछ और है गधा है,
और भारत की जलवायु क्या है, कुछ और है। उन लोगों का क्या है। अगर ये तुम बता रहे हो तो एक ही प्रोडक्ट बताओ, गोरे होने के 50 प्रोडक्ट क्यों बताते हो तुम। ठीक है, इसका मतलब कि तुम अपना रोटी सेक रहे हो। हमने कमेंट पढ़ा था, एक लड़का लिखा था कि सर हमने अपने भैंस को 1.5 महीना लगाया चावल का। ठीक है, अब उसके पता नहीं कितने लाइक किए थे सब। तो वहां पर मत जाइए। देखिए, रियल और रील्स दोनों में बहुत बड़ा क्या है, अंतर है। ये सिर्फ दिखावे की दुनिया है, दिखावे में जियोगे, ठीक है, तो दिखोगे नहीं, है कि नहीं। और ऐसा ही सब हो रहा है। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रधान क्या है, बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। सहमति का मतलब समझ में आ गया क्या, स्वीकृति और लोगों की क्या, हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है, जैसा कि आपने पढ़ा है कि मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। मंजूरी देने का एक तरीका क्या है, चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। जब संसदीय का चुनाव होता है तो आप क्या करते हैं, चुनाव करते हैं ना भाई। कई सारे प्रतिनिधि उठते हैं, जो आपको प्रत्याशी पसंद आता है उसको आप क्या करते हैं, वोट करते हैं। जो ज्यादा वोट पाता है वही तो जीतता है, और जो जीतता है तो क्या कहलाता है, सांसद। और सांसद कहां जाकर बैठता है, संसद में बैठता है, यही ना, चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। सरकार वह व्यक्ति बनाएगा, जितनी भी सीट होगी उस सीट का 50% प्लस एक सीट मिलेगी तो क्या बनाएगा, बहुमत की सरकार बनाएगा। नहीं, अगर जो 50% से कम सीट मिलेगी तब वो किसका सरकार बनाएगा, गठबंधन का सरकार बनाएगा। अभी अभी भारत के अंदर कैसी सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार चल रही है। और गठबंधन की सरकार चल रही है, और गठबंधन की सरकार को आप यहां पर किस नाम से जान रहे हैं, एनडीए के नाम से जान रहे हैं। बीजेपी की सरकार नहीं है, किसकी है, एनडीए की। मतलब इसमें कई सारी पार्टियां क्या हैं, शामिल है। अगर जो सिर्फ अकेले 50% प्लस एक वोट पा जाती, कौन, बीजेपी, तो बीजेपी बहुमत में होती, तब बीजेपी की सरकार कहलाती, एनडीए की सरकार नहीं कहलाती। समझ में आ रही बात। हाँ, सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। सभी प्रतिनिधियों के समूह को क्या बोलते हैं, संसद। संसद कहते हैं, संसद जहां बैठते हैं वही। यह संसद सरकार के नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से आपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। मतलब लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और प्रतिनिधि को चुनते हैं, और कहीं ना कहीं सब लोग ही क्या कर रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। अगर ये लोग वोट नहीं करते तो क्या सरकार बनती, आए, तो कहीं ना कहीं लोग ही क्या कर रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। आप वोट देना बंद कर दीजिए, सरकार कैसे बनेगी, जबरदस्ती बन जाएगी, नहीं। ठीक है, यही बातें बोल रहा है। यहां पर देखिए, इस वोट में, इस फोटो में चुनाव कर्मचारी एक दुर्गम इलाके में स्थित मतदान केंद्र तक मतदान सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहुंचाने के लिए हाथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझिए, देखिए देखिए चाचा कहीं डगरा न जाए। देखिए, वास्तव में ये जो चुनाव, ये मतदान अधिकारी हैं, ये उन क्षेत्रों में जा रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जा रहे हैं। ठीक है, वहां पर हो सकता है वाहन वगैरह को जाने के लिए वैसी व्यवस्था ना हो, तो ये लोग हाथी से क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि रेगिस्तान में, थार में वोट कराना हो तो आप किससे जाएंगे, कार से जाएंगे, उड़ते जाएंगे ना। ठीक है, तो उन्हीं दुर्गम क्षेत्रों में जा रहे हैं। ठीक है, अभी इनको बहुत जल्दी है अभी सुड़वा से खींच के पकड़ के बजेड़ देगी तो, हाँ ठीक है, असम मौसम की लग रहे हैं। पिछवा, हाँ पिछवा, ये बोल रहा है कि अरे देखिए गिरियम मत, है कि नहीं जो भी हो।
ठीक है। प्रतिनिधित्व का यह विचार कक्षा 6-7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक में महत्वपूर्ण विषय था। आप इस बात से पहले ही परिचित हैं कि सरकार ने विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाए। आइए इनके अभ्यास को देखते हैं। देखिए, विधायक जिसे आप क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं, ये कौन होता है, उसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है। राज्य विधायक, विधानसभा और संसद लोकसभा के बीच क्या फर्क है, इस बारे में तो ये सारी चीजें आपसे वो कर रहा है। ठीक है। देखिए, ये सांसद है नया वाला। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री क्या है, संस्था है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे। देखिए, तीनों के तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री क्या है, संस्था है। इसके दो सदन होते हैं, कौन कौन से, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है। राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन। राज्यसभा जो होता है अस्थाई होता है, अस्थाई होता है, मतलब ये भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये अस्थाई होता है। समझ में आ रही बात। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, 250 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं। इंपॉर्टेंट, जो राज्यसभा होते हैं ना, देखिए ये संसद है, संसद, संसद के दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक होता है क्या, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। अब राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है, क्या होता है, उच्च सदन होता है, और ये क्या होता है, निम्न सदन होता है। निम्न सदन होता है, सदन का मतलब घर, निम्न सदन होता है। राज्यसभा जो होता है ये अस्थाई होता है, क्या होता है, अस्थाई होता है, मतलब ये भंग नहीं किया जा सकता, ये अस्थाई होता है। अब राज्यसभा, राज्यसभा में कुल सदस्य कितने होते हैं, 250। ठीक है, कितने होते हैं, 250। और लोकसभा में कितने होते हैं, 543 होते हैं। ठीक है। इसके जो दो राज्यसभा के जो हाँ सभापति होते हैं, कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। यानी वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, उपसभापति कौन है, वर्तमान में जगदीप धनखड़। समझ में आ रही बात। लोकसभा में कुल 543 सदस्य होते हैं, इनकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अरे देखे होंगे, लोकसभा राज्यसभा की जब बैठक होती है तो एक व्यक्ति बैठा होता है और सभी संसद बैठे होते हैं, नहीं। और हाँ, तरह तरह की बातों पर क्या होता है, चर्चा होता है, परिचर्चा। और जब उन लोगों का रास नहीं होता है तो क्या करते हैं, ऐसे पीटने लगते हैं, नहीं, हल्ला करने लगते हैं, वही सब वही वाला है। ध्यान रखिएगा इसको। संसद की भूमिका, आजादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ठीक है। तो अगर जो आपसे पूछा जाएगा कि पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो 1951। समझ में आ रही बात। ये सिद्धांत है, निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। लोकसभा में जिस तरीके से चुनाव होते हैं उसी तरीके से राज्य विधानसभा में भी क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। वहां पे सांसद होते हैं और यहाँ पर क्या होते हैं, विधायक होते हैं। विधायक को क्या बोलते हैं आप, एमएलए बोलते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल पर चुनाव करवाए जाते हैं। ठीक है, हाँ दिए गए हैं, दिखाया गया। देश के बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश का निर्वाचन क्षेत्र पढ़ा था। ठीक है, 68 क्या थे, निर्वाचन क्षेत्र थे, याद है, भूल गया है, भूल गया। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है भाई, कोई देखिए यहां पर कुछ पार्टियां दी गई हैं, राजनीतिक दल हैं। ठीक है, राजनीतिक दल हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसे आप भाजपा बोलते हैं, 303 सीट पाई 2009 में है। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, ये कितना पाई है, 52 पाई है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके, ये कितना पाई है, 24 सीट पाई है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है,
AITC मतलब इस तरीके से है, ठीक है। ये राष्ट्रीय क्या है, पार्टियां हैं, ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ठीक है। तो कितना वोट पाई हैं, और टोटल आप जोड़ लेंगे इनको, ठीक है, तो 543 के आसपास होगा, 541 है, ठीक है। 2 सीटों को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, निर्दलीय निर्दलीय हो सकता है। ठीक है, तो 541, 2 सीट निर्दल उर्दल मिल गया होगा कोई, ठीक है। अब ये देखिए, ये लोकसभा के चुनाव का परिणाम है, राजनीतिक दल है, ठीक है, ये सब सीटें पाई हैं। देखिए, जब उनको पूरी तरीके से 50% प्लस, कितना, अगर जो 50% प्लस एक सीट अगर जो किसी पार्टी को नहीं मिलेगा, तो पार्टी क्या करेगी, गठबंधन बनाएगी, और अगर जो मिल जाएगा तो गठबंधन का अंग नहीं होगी। समझ में आ रही बात, ये बात है, ठीक है, ठीक है। कई दल मिलकर गठबंधन सरकार बना लेते हैं, साझा मुद्दों पर काम करते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, चैप्टर बड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं।